तो बच्चों लास्ट हमने यहाँ पे स्टॉप किया था कि इन्फ्लेशनरी गैप के केस में बैंक आरबीआई से इंस्ट्रक्शन लेगा। आरबीआई बोलेगा कि मार्जिन मनी बढ़ा दीजिए। मार्जिन मनी मतलब आपको 1 करोड़ रुपए की कोई चीज खरीदनी है, कमर्शियल बैंक आएगा 30% आप कंट्रीब्यूट करिए, 70% हम दे देंगे। अब आरबीआई के कहने पे कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन नहीं बांटना चाहता, तो आरबीआई कह रहा है 70% लोगों से कंट्रीब्यूट करवाओ और लेंड करो सिर्फ 30%। तो लेंडिंग विल गो डाउन, लेंडिंग विल गो डाउन, people will have less money to spend. When people have less money to spend, they won't be going to the market. When they won't be going to the market, they won't be buying the things. और जब वो चीजें नहीं खरीदेंगे, शॉपकीपर स्टॉक क्लियर करने के लिए प्राइस को क्या करेगा, कम कर देगा, इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और जब मार्केट में रिसेशन है, डिफ्लेशन है चिल्ड्रन, तो आरबीआई कहेगा बांटो, दिल खोल के लोन बांटो, कोई समस्या की बात नहीं है। अभी तक आरबीआई के कहने पे हमारे कमर्शियल बैंक्स 20% आपसे कंट्रीब्यूट करवाते थे, 80% लेंड करते थे। अब वो कह रहे हैं 2% आप कंट्रीब्यूट करिए, हम 98% लेंड करेंगे। तो बोरोअर्स बढ़ जाएंगे कंट्री में, ढेर सारा पैसा वो लोग बैंक से ले लेंगे। पैसा लेंगे तो भजिया तल के तो खाएंगे नहीं, दे विल स्पेंड मनी इन द मार्केट। और जब पैसा खर्च करेंगे तो व्हाट विल हैपन, डिमांड विल इंक्रीज। जो सामान अभी तक नहीं सेल हो रहा था अब वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो चीजों के प्राइसेस मार्केट में गिरे हुए थे वो अब बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। समझ गए बात को? चलिए, तो ये बात तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। मॉरल सुएशन। नो, मॉरल सुएशन क्या होता है? पुचकार के, प्यार से समझाना बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द कमर्शियल बैंक्स कि भाई ज्यादा लेंडिंग मत करिए। तो इन्फ्लेशन के केस में व्हेन इट इज इन्फ्लेशनरी गैप, बैंक बहुत ज्यादा समझाएगा, मतलब आरबीआई बहुत ज्यादा काउंसलिंग करेगा कमर्शियल बैंक्स की, बहुत ज्यादा सर्कुलर्स इशू करेगा कि भाई बहुत ज्यादा लोन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट मत करिए। बट व्हेन इट इज द केस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, आरबीआई परस्यूट करेगा अपने मेंबर्स को, बैंक्स को सर्कुलर्स देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने की कोशिश करिए, कैंपेन्स लगाइए, दशहरे पे, दीपावली पे, फेस्टिव सीजन पे कैनोपीज लगाइए चौराहे वगैरह पे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक से मिल पाए। बैंक के अंदर लोगों को कन्विंस करिए लोन लेने के लिए। जब लोग बैंक में अकाउंट ओपन करने हैं उनको जान पूछ के क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, समझाइए उनको क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं, मतलब हैं तो कुछ नहीं बट समझाना है आपको इस तरह से। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? बात समझ में आ गई? तो प्लीज कॉपी दिस पॉइंट। तो मैं आगे इस पे लेक्चर फर्दर दे रहा हूं। बैंक में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगवाइए, उस पर लिखिए अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2%। और जब पर्सन अप्लाई करे लोन पे तो खेल खेलिए, 7.2 तो सिर्फ आधा लोन मिलेगा, बाकी आधा 9% के ऊपर है। बट कोई बात नहीं, 7.9 भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो जब पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कमर्शियल बैंक्स, तब पब्लिक का अट्रैक्शन लोन लेने का ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तो आपने देखा होगा अग्रेसिव मार्केटिंग, अभी हम मार्केटिंग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में कल से, तो उसमें बताऊंगा। अग्रेसिव मार्केटिंग इसी को बोलते हैं कि सबसे ज्यादा हम कैसे अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। व्हाट इट क्लियर? बैंक वाले आपको फोन करेंगे, एसएमएस करेंगे, आपको अलग अलग ऑफर्स देंगे, कहीं ना कहीं तो आप फंस ही जाएंगे। तो ये सारे हथकंडे तब अपनाए जाते हैं व्हेन इट इज द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, बिकॉज पब्लिक सामान खरीद नहीं रही है बाजार से, गुड्स एंड सर्विसेज आर लाइंग आइडल एट द एंड ऑफ द शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स सामान बेच नहीं पा रहे हैं, सप्लाई ज्यादा, इसलिए डिफ्लेशन चल रहा है। व्हाट इट क्लियर? तो जब बैंक आपको कन्विंस करेगा कि भाई लोन लेने के 100 फायदे हैं, आप कन्विंस हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप बोरो कर लेंगे, बोरो करेंगे तो आप स्पेंडिंग करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे तो जो चीज नहीं बिक रही थी वो सेल होनी स्टार्ट हो जाएगी। कॉपी क्विकली चल। क्रेडिट रेशनिंग ये क्या होती है? हमने फिक्स कर दिया कि किस पर्पस के लिए हम कितना लोन देंगे। जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था वैसे ही फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। IG stands for inflationary gap where prices are high. DG stands for deflationary gap where prices are low. तो सो कॉल्ड क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या होता है? क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि बैंक वाले फिक्स कर देंगे आपका कोटा, जैसे राशन कार्ड नहीं होता कि भाई इतनी ही चीनी मिलेगी, इतना ही आपको वीट मिलेगा, इतना ही केरोसिन ऑयल मिलेगा, इतने ही पल्सेस मिलेंगे। इज दैट क्लियर? खोपड़े में बात गई? तो अल्टीमेटली ये क्रेडिट रेशनिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट जो बैंक आपको लोन देगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउस लोन की लिमिट रख दी 1 करोड़, इससे ऊपर देंगे ही नहीं। कार लोन की लिमिट रख दी 20 लाख, इससे ऊपर हम लोन आपको देंगे ही नहीं। पर्सनल लोन की लिमिट रख दी 5 लाख, इससे ऊपर लोन हम आपको देंगे ही नहीं। तो ये पहले से बैंक ने लिमिट्स डिसाइड की हुई हैं
इससे ऊपर आरबीआई के कहने पे किसी को भी लोन नहीं दिया जाएगा, इतना ही लोन दिया जाएगा। यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई? यहां तक कहानी समझ में आ गई? इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है? प्राइसेस आर अप, महंगाई बहुत ज्यादा है, बैंक क्या करेगा? इन सारी लिमिट्स को कम कर देगा। हाउसिंग लोन मैक्सिमम 40 lakhs, कार लोन मैक्सिमम 5 लाख, पर्सनल लोन मैक्सिमम 1 लाख। हम इससे ऊपर लोन देंगे ही नहीं। तो भाई जब आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे, आप खर्च कहां से करोगे? और जब आप खर्च नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड विल गो डाउन। किस वजह से हुआ था इन्फ्लेशनरी गैप? डिमांड मोर देन सप्लाई। हमने आपके सो कॉल्ड लिमिट्स कम कर दिए, आपको लोन मिलेगा नहीं, ऑटोमेटिकली डिमांड विल गो डाउन एंड इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल। नहीं समझे बात को? पक्का? कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है, हाउसिंग लोन 5 करोड़ तक मिल जाएगा, कार लोन अप टिल 1 करोड़, पर्सनल लोन अप टिल 40 lakhs। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। लेट मी पुट इट अगेन, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, फिर से लिख रहा हूं। इन्फ्लेशनरी गैप इज अ पीरियड वेयर प्राइसेस आर राइजिंग अप, deflationary gap is a period where prices are falling down. As per RBI's instruction, all commercial banks in the country have fixed the limits for various type of loans. Say housing loan 1 crore का मिलेगा, car loan up till 20 lakhs and personal loan up till 5 lakhs. अब कंट्री में चल रहा है इन्फ्लेशन का माहौल, दैट इज प्राइसेस आर रोरिंग अप। व्हाई? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। आरबीआई कह रहा है इसको कंट्रोल करो, कमर्शियल बैंक्स कह रहे हैं बताइए क्या करें? जो भी हाउस लोन लेने आए 40 लाख से ऊपर का लोन मत देना, कार लोन नॉट मोर देन 5 lakhs एंड पर्सनल लोन बच्चों नॉट मोर देन 1 लाख। तो जब हम आपका लोन का लिमिट ही कम कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा खरीद नहीं पाएंगे। जब आप ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली डिमांड विल रिड्यूस, और जब डिमांड कम होगी इन्फ्लेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाजार में सामान खरीदने वाला कोई है नहीं। शॉपकीपर्स सामान बेचने के लिए क्या करेंगे? प्राइस को कम कर देंगे। गॉट इट क्लियर? व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप? डिमांड वाज लेस एंड सप्लाई वाज मोर। आरबीआई ने कहा 5 करोड़ तक का हाउस लोन दीजिए, कार लोन अप टिल 1 CR, पर्सनल लोन अप टिल 10 lakhs। सारी की सारी लोन की लिमिट्स क्या कर दी हमने? बढ़ा दी। पीपल हैव मोर कैपेसिटी टू बोरो। व्हेन दे हैव मोर कैपेसिटी टू बोरो, व्हाट विल हैपन? दे विल टेक मनी फ्रॉम द बैंक एंड विल स्टार्ट स्पेंडिंग। जब खर्च करने लगेंगे तो जो सामान अभी तक नहीं सेल हो रहा था, अब वो सेल होने लग जाएगा। तो मार्केट में डिमांड जब बढ़ेगी तो शॉपकीपर्स क्या करेंगे? मौके पे चौका लगाएंगे, प्राइसेस को बढ़ा देंगे। एग्जाम में ना लिख के चले ना, मौके पे चौका लगाएंगे। और दे विल टेक द अपॉर्चुनिटी एंड हिट 4 इंस्टेड ऑफ 6। समझ में आ गया? ये सब ना लिखिएगा बकवास। दे विल टेक द अपॉर्चुनिटी एंड द प्राइसेस वुड गो अप, हेंस द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, फॉलिंग प्राइसेस विल बी करेक्टेड। अंडरस्टूड दिस? तो इसको झटपट आप लिख भी लें। समझ में आ गया? तो जिसका कोटा 1 करोड़ के हाउस लोन का था, इन्फ्लेशनरी गैप में हम कम कर देंगे, डिफ्लेशनरी गैप में बढ़ा देंगे। कार लोन का कोटा जिसका 20 लाख का था, इन्फ्लेशनरी गैप में कम कर देंगे, डिफ्लेशनरी में बढ़ा देंगे। पर्सनल लोन का कोटा 5 लाख का था, इन्फ्लेशनरी गैप में कम कर देंगे और डिफ्लेशनरी में बढ़ा देंगे। बी क्विक टू दिस। चलिए यस। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। फिस्कल पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी के सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको? लेट्स गेट डाउन टू फिस्कल पॉलिसी। मैंने आपको बताया था 2 पॉलिसीज होती हैं। वन इज मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आईडीडीजी सही हो जाएगा, और दूसरा क्या है? फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड विद डायरेक्ट टैक्सेशन। आई रिपीट, रिलेटेड विद डायरेक्ट टैक्सेशन। जब हम डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं तो हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। किसकी? इनकम टैक्स। तो पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, फिस्कल पॉलिसी, और विद इन ब्रैकेट्स लिख लीजिए पॉलिसी ऑफ रेगुलेटिंग डायरेक्ट टैक्सेस, कॉमा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कॉमा पब्लिक बोरोइंग, कॉमा डेफिसिट फाइनेंसिंग।
सो पहले मैं आपको इन ब्रीफ यहाँ पे इफेक्ट्स समझा दूं आईजीडीजी के, तब आगे चलेंगे। रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? चलिए, बी अटेंटिव। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ये आपने पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा हुआ था। गवर्नमेंट के दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, पुलिस ऑफिसर की सैलरी, मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर की सैलरी, रेलवे एम्प्लॉय की सैलरी, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की सैलरी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट का डैम का कंस्ट्रक्शन, टनल का कंस्ट्रक्शन, नए वंदे भारत ट्रेन का कंस्ट्रक्शन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया, कोई नई बिल्डिंग्स बनवा दी, फैक्ट्रीज बनवा दी, डैम बनवा दिया, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंट्री में इन्फ्लेशनरी गैप चल रहा है बच्चों, और इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, प्राइसेस आर हाई। और किसकी वजह से होता है, व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। गवर्नमेंट अगर और खर्च करेगी और डिमांड क्रिएट करेगी मार्केट में, सीमेंट ले आओ, डैम बनवाना है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दो, उनको सैलरी देनी है, समझना क्या। तो गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट विल बी बाइंग द थिंग्स, आई रिपीट, गवर्नमेंट वुड बी बाइंग द थिंग्स। तो डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी बच्चों? बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो कल को इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, आई रिपीट, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बच्चों क्या करेगी, रिड्यूस। आई रिपीट, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। बट अगर कंट्री में पीरियड चल रहा है डिफ्लेशन का, चिल्ड्रन, सामान तो बहुत पड़ा हुआ है शॉपकीपर्स के पास, बट नोबडी इज बाइंग, गवर्नमेंट के लिए चलो हम खरीद लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट जब खरीदेगी तो जो डिमांड अभी लो थी, दैट वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग, डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो सामान सस्ती प्राइस पे बिक रहा था, शॉपकीपर अब उसको महंगी प्राइस पे बेचेगा, तो डिफ्लेशनरी गैप सही हो जाएगा। सो व्हाट विल गवर्नमेंट बी डूइंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, चिल्ड्रन? क्या करेगी गवर्नमेंट, इंक्रीज कर देगी। टैक्सेस, आपके पापा जितना कमाते हैं उसमें से 30% तो गवर्नमेंट ले जाती है। ऑब्वियस सी बात है, फैमिली इज लेफ्ट विद हाउ मच मनी टू स्पेंड, चिल्ड्रन? 70%। कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि आपके पापा पैसे ना खर्च करें। अब ऐसा तो है नहीं कि घर में लॉक कर देंगे सबको, या घर के बाहर सो कॉल्ड वेल्डिंग कर देंगे पूरे गेट पे तो कोई निकल ही ना पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को एनहांस कर देगी। क्यों एनहांस कर देगी सर? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बहुत पैसा आप लोग खर्च कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, तो टैक्स रेट बढ़ा देंगे। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है भाई 55% ऑफ द अर्निंग्स आपको हमें देनी है, एंड यू आर लेफ्ट ओनली विद 45%। तो गवर्नमेंट ज्यादा पैसे हमारे पापा के ले गई, तो हम खर्च ही नहीं कर पाएंगे, डिमांड विल गो डाउन। बट जब डिफ्लेशन होगा, गवर्नमेंट कहेगी सिर्फ 5% टैक्स हमें दीजिए, बस 95% आप खर्च करिए, क्योंकि कंट्री में गुड्स बिक नहीं रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट टैक्स आपसे कम लेगी, यू आर लेफ्ट विद मोर मनी टू बाय थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज। आप उन चीजों को जब खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंट्री में डिफ्लेशन है, दैट वुड गेट कंट्रोल्ड। समझ गए? पक्का? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है बच्चों, लेटस से 20,000 करोड़ का, और इनकी जो इनकम है दैट इज ओनली 18,000 करोड़। कितना सरप्लस आपको मेरे एग्जाम्पल में नजर आ रहा है? सरप्लस नजर आ रहा है। इनकम 18,000 करोड़, एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़। सरप्लस है, डेफिसिट है? डेफिसिट। कितनी डेफिसिट है? 2,000 करोड़। 2 करोड़ की डेफिसिट तो मोहल्ले में किसी की होगी, गवर्नमेंट की 2,000 करोड़ की डेफिसिट है। कहां से गवर्नमेंट इस शॉर्टेज को पूरा करे? वेलफेयर स्टेट है भाई, लोगों के भले के लिए पैसा गवर्नमेंट को खर्च करना ही करना है। जैसे आपको मान लीजिए कल को कहीं पढ़ने जाना है विदेश, स्कॉलरशिप मिल गई, 1 करोड़ रुपए फीस थी, 80 लाख की तो स्कॉलरशिप मिल गई, 20 लाख तो पापा को देने पड़ेंगे। आपने पापा को ज्ञान दिया कि सर बोल रहे हैं कि अपनी एफडी मत एनकैश करवाइए, 20 लाख का लोन ले लेते हैं, और जब हमारी जॉब लग जाएगी तब लोन हमारी सैलरी में से पे ऑफ हो जाएगा। तो भाई आपके ऊपर भी एक बोझ रहेगा, आप भी एफिशिएंटली जॉब ढूंढेंगे, नहीं तो एकदम आप सो जाएंगे पढ़ने के बाद। 20 लाख रुपए का एजुकेशन लोन मिलेगा 6% पे, और पापा के पास एफडी है 7.5% की, तो क्यों अपना नुकसान करते हो? तो आपने पापा से कहा एफडी मत तोड़वाइए, हम लोन ले लेते हैं। सेम इज द केस, गवर्नमेंट या तो नोट छाप ले, बट नोट छापने में अगेन चिल्ड्रन क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर ऑलरेडी सफिशिएंट मनी कंट्री में है
तो नोट छाप के सिर्फ हम मनी सप्लाई को बढ़ा के इन्फ्लेशन लाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक से बोरो करेगी। अब भाई मेरे कमाई के पैसे, आपके पापा की कमाई के पैसे बॉन्ड्स खरीदने में चले गए, हमारे पास खर्च करने को नहीं है, क्या हम शॉप पे जाके सामान खरीदेंगे? नो, डिमांड विल गो डाउन। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है तो एकदम करेक्शन हो जाएगा। सो इन दैट केस गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग को क्या करेगी, इन्फ्लेशन गैप के केस में इंक्रीज कर देगी। समझ में आ गया? बट अगर कंट्री में डिफ्लेशनरी गैप है तो गवर्नमेंट आपसे पैसा बोरो नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपसे पैसे गवर्नमेंट ने ले लिए तो यू वोंट बी हैविंग मच मनी टू स्पेंड। खर्चे के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, आप मार्केट जाओगे नहीं, मार्केट जाओगे नहीं तो आप गुड्स खरीदोगे नहीं, गुड्स खरीदोगे नहीं तो डिमांड और कम हो जाएगी। तो ऑलरेडी कंट्री में डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है, डिमांड ऑलरेडी कम है, गवर्नमेंट को क्या करना है, आपकी डिमांड बढ़ानी है। तो गवर्नमेंट विल सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्ट और रिड्यूस इट्स बोरोइंग कैपेसिटीज। समझ में आ गया? डेफिसिट फाइनेंसिंग चिल्ड्रन यहीं से समझ में आता है, द बजट हैविंग लेस ऑफ रिसिप्ट एंड मोर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो मैंने आपको बजट वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था, कोई भी ऐसी कंट्री दुनिया में हो ही नहीं सकती जिसका बजट बैलेंस्ड हो, खर्चा भी उतना कमाई भी उतनी, इम्पॉसिबल सी बात है, इम्पॉसिबल। ईदर एक्सपेंडिचर वुड बी मोर एंड इनकम वुड बी लेस, और इनकम वुड बी मोर एंड एक्सपेंडिचर वुड बी लेस। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका साल भर में इनकम आई लेटस से 18,000 करोड़ की चिल्ड्रन, और आपका खर्चा है 20,000 करोड़ का। अनदर एग्जाम्पल, इनकम इज 20,000 करोड़, एक्सपेंडिचर इज 18,000 करोड़। तो यहां पे आपके पास हो गया 2,000 करोड़ का क्या बच्चों, सरप्लस, और यहां पे है आपके पास 2,000 करोड़ का व्हाट, डेफिसिट। सो एज अ बिजनेसमैन चलो सरप्लस अच्छा है, बट अगर ये सरप्लस काफी दिन तक आपके बिजनेस में ऐसे ही पड़ा हुआ है फालतू में, और आपने इसको कहीं यूज नहीं किया, इज इट अ गुड बिजनेस स्ट्रैटेजी? नो। बिजनेसमैन के पास पैसा फालतू पड़ा है भाई, ये खराब बात है, वो इसको इस्तेमाल करे कहीं ना कहीं। सेम इज द केस विद द गवर्नमेंट, सरप्लस बजट कभी भी अच्छा नहीं होता है, हमेशा कौन सा बजट अच्छा होता है, डेफिसिट। क्यों सर? भाई डेफिसिट बजट अगर अच्छा है तो इट मींस गवर्नमेंट खर्च कंट्री में ज्यादा कर रही है आज की तारीख में, बट उसकी कमाई उतनी ज्यादा नहीं है। अब सर ये तो कहां से अच्छी बात हुई कि खर्चा ज्यादा है, खर्चा कैसे ज्यादा इसको समझिए, फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, गॉट इट क्लियर, देश का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया गया है, तो जो फैक्ट्रीज लगेंगी खर्चा ज्यादा हो गया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो आज का ज्यादा खर्चा कल की इनकम जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रैक्टिकली डेफिसिट बजट अच्छा होता है, वो खराब नहीं होता। कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, डिफ्लेशन। तो गवर्नमेंट को बच्चों और खर्च करना चाहिए या कम खर्च करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट देख के बताइए। डिफ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन, डिमांड है ही नहीं मार्केट में, गवर्नमेंट को और खर्च करना चाहिए, मतलब डेफिसिट बजट में डेफिसिट को और बढ़ाना चाहिए। जितना ज्यादा गवर्नमेंट खर्च करेगी, इनकम है 18,000 करोड़ की, चलो खर्च करते हैं 27,000 करोड़, कितनी डेफिसिट हो गई चिल्ड्रन हमारी, 2 से बढ़ के 9। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ज्यादा खर्चा करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो बिजनेसमैन जो सामान नहीं बेच पा रहे थे उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी कंट्री में तो ऑटोमेटिकली जो सामान सस्ता बिक रहा है वो महंगा बिकने लग जाएगा, बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, देश के हालात सुधर जाएंगे। बट इन्फ्लेशन के केस में हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला पॉइंट है ना बच्चों, इसका एप्लीकेशन गवर्नमेंट बजट वाले पॉइंट में ही जुड़ा हुआ है। गॉट इट क्लियर? अपडेट फास्ट चिल्ड्रन। जी का क्वेश्चन है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का वेस्टर्न कंट्रीज में कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है, रेफरेंस होता है टू प्रिंट मोर करेंसी। ये यूएस, यूके, रशियन कंट्रीज वगैरह भी कुछ हद तक अडॉप्ट कर लेती हैं, बट इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि हम बोरो करेंगे। क्या करेंगे? बोरो। आई एम बीइंग मोर क्लियर, डेफिसिट फाइनेंसिंग का एकदम सिंपल सा वर्ब वाला मीनिंग क्या होता है, अपनी डेफिशिएंसी को कैसे फाइनेंस करना। आई रिपीट, हाउ टू फाइनेंस योर डेफिशिएंसी। तो दो तरीके हैं, या तो नोट छाप ले गवर्नमेंट, बट उस केस में अगर मनी सप्लाई ऑलरेडी प्रॉपर है और आपने और नोट छाप दिया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। बात समझ में आई?
तो इंडियन रेफरेंस में हमेशा डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है टू कवर अप द डेफिशिएंसी इन योर फाइनेंसेस बाय बोरोइंग, नॉट बाय प्रिंटिंग मोर करेंसी। तो ये शब्द सीबीएसई की बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखा, बट आईएससी की बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ है। इन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है हाउ टू फाइनेंस द डेफिशिएंसी which is due to more of expenditure and less of revenue या income. तो how to finance this? तो western context says to print more currency, Indian context says to borrow. लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि आप अपनी डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन है वो यही है, कैसे पूरा करेंगे, या तो नोट छाप लें, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं। समझ में आ गई बात? पक्का? लाइक ठंडी का सीजन है, किसी को सवेरे 5 बजे नहाना है, तो भाई वो क्या करेगा, पानी गर्म करेगा पहले, तो या तो गैस पे गर्म कर ले, इंडक्शन कुकर पे गर्म कर ले, गीजर पे गर्म कर ले। सर नहाए ही ना तो अरे वो तो एक अलग बात हो गई। तो पीपल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो आप जहां पे भी मीनिंग पढ़ेंगे आपको यही मिलेगा, टू प्रिंट मोर करेंसी और टू बोरो, ये मीनिंग नहीं है। द मीनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन, इट मीन्स हाउ टू कवर अप द डेफिशिएंसी, how to finance your deficiency which is occurred in the budget by printing more currency or by borrowing. Logic understood well? चलिए इसको अपडेट कर लीजिए। So let's understand in broader approach children. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां पे करेगी? रोड कंस्ट्रक्शन, पब्लिक वेलफेयर, डैम्स, ब्रिजेस, एजुकेशन, डिफेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। रोबोट्स तो एम्प्लॉय होंगे नहीं, हमारे आपकी तरह लोग ही एम्प्लॉय होंगे। गवर्नमेंट इन्हें सैलरी देगी, वेजेस देगी, इनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे, मटके में पैसे डाल के जमीन के नीचे दबा देंगे? नो, दे विल स्पेंड। व्हाई दे विल स्पेंड? बिकॉज दे आर हैविंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्री में डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट को पैसे खर्च कम करने चाहिए। ना गवर्नमेंट पैसे खर्च करेगी, ना लोगों को इनकम मिलेगी, ना लोग आगे पैसा खर्च करेंगे, ना इन्फ्लेशन फर्दर इंक्रीज करेगा। बट डिफ्लेशन के केस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए। गॉट इट? लिख लो। टैक्सेस, भाई टैक्स क्या होता है सबको पता है, इट्स अ कंपलसरी पेमेंट। कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा होगा तो गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाएगी, सो दैट मोर ऑफ द अर्निंग्स शुड नॉट बी देयर विद अस, इट शुड बी विद द गवर्नमेंट। हाँ, उसके आगे गवर्नमेंट को खर्च नहीं करना है पैसा, आपसे लेके अगर गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया तो फिर से इन्फ्लेशन हो जाएगा। गॉट इट क्लियर? और डिफ्लेशन के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको कहेगी पैसा अपने पास रखो, हमें देने की जरूरत नहीं है, सो दैट यू कैन स्पेंड दैट मनी। और लोग अगर हमारी तरह कंजूस हो गए, मतलब मेरी तरह, हमारी तरह नहीं मेरी तरह, तो कंट्री में डिफ्लेशनरी गैप कभी ठीक होगा ही नहीं। कॉपी दिस। पब्लिक बोरोइंग, अगेन इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट आपसे पैसा ले लेगी ताकि आप खर्च ना कर पाए। सर कैसे सर, वो नरेंद्र मोदी जी हमारे घर आएंगे? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर वो तो प्राइम मिनिस्टर है, काम फाइनेंस का है तो फाइनेंस मिनिस्टर। निर्मला सीतारमन जी आपके घर आएंगी? इतनी खाली नहीं है। सर वो अनुराग ठाकुर हैं, उनको ना भेजिएगा, लोग डर जाते हैं उनको देख के, दाढ़ी उनकी थोड़ी सी। आरबीआई बॉन्ड्स के थ्रू आपसे पैसा ले लेगा, समझ में आ गया? और बॉन्ड्स कहाँ मिलेंगे, आरबीआई फोन करेगा हमको, शक्तिकांत दास जी फोन करेंगे आपको, हेलो हेलो सौरभ सर बोल रहे हैं, जाइए जरा बॉन्ड खरीदे तुरंत, तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। नो, एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, बॉन्ड के रेट्स इतने अट्रैक्टिव होंगे, आप सोचेंगे खर्च करने से अच्छा है 11% इंटरेस्ट बॉन्ड में मिल रहा है, पैसे को बचा लेते हैं। तो आप जाएंगे कमर्शियल बैंक, आप पैसा देंगे कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक आपको एक कागज का टुकड़ा दे देगा। या अगर आपको डीमैट में चाहिए तो वो डिजिटल फाइल आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आपके पैसे गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगे, आप खर्च करेंगे नहीं, डिमांड कंट्री में होगी नहीं, इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल्ड। और डिफ्लेशनरी गैप के केस में आरबीआई क्या करेगा, जो 2 साल 4 साल 10 साल पहले बॉन्ड बेच के पैसे लिए थे, आज आरबीआई एक नोटिस निकालेगा, अपना पैसा हमसे वापस ले जाइए, जितने साल पैसा था उतने साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दे देंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमने तो 10 साल का बॉन्ड लिया था, हम 10 साल बाद ही पैसे लेंगे। आरबीआई कहेगा हमने 11% प्रॉमिस किया था, हम 18% के हिसाब से पैसा वापस देंगे आपका। लोग कहेंगे कि पैसा ले लो, मौका अच्छा है, लोग अपना पैसा वापस ले लेंगे, बॉन्ड को एनकैश करा देंगे। वैसे इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं है जितना किताब में आपको पढ़ाया जाता है। इज दैट क्लियर? सो कॉपी कर लीजिए इसको भी। तो इन्फ्लेशन के केस में हम बॉन्ड्स बेचेंगे, पैसा लेंगे पब्लिक से। डिफ्लेशन के केस में जो बॉन्ड्स पहले बेचे थे आपसे पैसा लेकर, वो पैसे आज हमको वापस कर देंगे हम आपको, सो दैट यू कैन स्टार्ट स्पेंडिंग दैट मनी।
डेफिसिट फाइनेंसिंग, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया ना, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यही चलता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब टू बोरो, बट वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में टू प्रिंट मोर करेंसी और बोरो, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ इसका मतलब बोरोइंग समझते हैं। ओके, तो जब कंट्री में इन्फ्लेशन होगा हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को क्या करेंगे, कम कर देंगे। क्या करेंगे, कम। फिर से सुन लीजिए क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग टेक्स्ट है। व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, पहले ये समझ लेते हैं। आपका जो बजट में एक्सपेंडिचर था दैट इज 20,000 करोड़, और बजट में जो आपका रेवेन्यू था मतलब इनकम दैट इज 18,000 करोड़। व्हाट इज द डेफिशिएंसी दैट वी सी चिल्ड्रन, 2,000 करोड़। दिस एग्जाम्पल इज वेल अंडरस्टूड, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब कंट्री में चल रहा है व्हाट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप, ऑलरेडी प्राइसेस बढ़े हैं, तो क्या हम खर्चा और बढ़ाएंगे? नो। इस 20,000 करोड़ के एक्सपेंडिचर को अब हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए 19,000 करोड़ का, बिकॉज हमारा जो रेवेन्यू है इट इज 18,000 करोड़। तो अब हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, 1,000 करोड़। तो जब हम खर्चा कम करेंगे हमारी डेफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। डेफिशिएंसी कम होगी क्योंकि हमारा खर्चा कम है, खर्चा कम करेंगे तो व्हाट विल हैपन, हमारी डिमांड कम होगी, और ये कल को किससे आके मिल जाएगी, सप्लाई से। इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ गया। कंट्री में चल रहा है डिफ्लेशनरी गैप, हम कोशिश करेंगे कि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा के 24,000 करोड़ कर लें, रेवेन्यू इज 18,000 करोड़, तो हमारा डेफिशिएंसी बढ़ के कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, 6,000 करोड़। डेफिशिएंसी बढ़ गई, डेफिशिएंसी बढ़ी क्यों, क्योंकि हमारी डिमांड, हमारा खर्चा बढ़ गया, और पहले हमारी सप्लाई कम, सॉरी ज्यादा थी और खर्चा कम था। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो इनकी डेफिशिएंसी भी बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि इन्होंने खर्चा बढ़ाया। आई रिपीट, इन्होंने खर्चा बढ़ाया। खर्चा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज वर नॉट बीइंग केपेबल ऑफ सेलिंग ऑफ अब वो सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिफ्लेशनरी गैप विल बी कंट्रोल्ड और ये सप्लाई के बराबर पहुंच जाएगा। तो डिफ्लेशनरी गैप के केस में हमें डेफिशिएंसी को क्या करना पड़ता है, आपके सामने है, बढ़ाना पड़ता है। कैसे बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ा के। इन्फ्लेशनरी गैप के केस में क्या करना पड़ता है, डेफिशिएंसी को घटाना पड़ता है। कैसे घटाएंगे, एक्सपेंडिचर कम करके। यहां लिखा है ना रिड्यूस एक्सेस डिमांड, और यहां लिखा है इंक्रीज डेफिसिट डिमांड। समझ में आ गया। झटपट इसको लिख लीजिए, जरा पूरा लिख लीजिएगा। सो कैसे इनको सही करना है, इसका नटशेल में चार्ट क्लियर हो गया सब। हाउ टू करेक्ट deficit and excess demand using fiscal policy and monetary policy. Any doubts on this? Confirm? चलिए, अब एग्रीगेट डिमांड अगर कंट्री में गिर जाएगी तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, प्रोडक्शन विल फॉल। प्रोडक्शन विल फॉल तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे पॉवर्टी बढ़ेगी, इनकम लेवल्स कम होंगे, इनकम लेवल्स कम होंगे तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशनरी गैप के केस में तो ये अच्छा है, बट डिफ्लेशन में अच्छा नहीं है। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्री को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए देश छोड़ के भाग जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, मोर फैक्ट्रीज वुड बी सेटअप। मोदी जी इसीलिए घूमते रहते हैं दाएं बाएं दूसरी कंट्रीज, ताकि वहां के लोगों को समझाएं कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेटर मिलेगा। कोविड में सबसे कम लोग इंडिया में मरे, लल्लू हलवाई के सड़े तेल के छोले भटूरे खा के, इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनकी। लेबर यहाँ पे सस्ती मिलेगी, चाइल्ड लेबर भी यहाँ आपको मिल जाएगा, वो हम बोलेंगे नहीं मीटिंग में, मतलब माइक पे नहीं बोलेंगे क्योंकि अब बच्चों को पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं है, तो कम से कम लेबर इज चीपर, तो चाइना से सस्ता प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है। चाइना में ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी उनके यहाँ बूढ़ों की संख्या ज्यादा हो गई काउंटिंग, और यंग पीपल वर्कर्स जो है लेबर फोर्स में, जो वर्क फोर्स में वो कम हो चुके हैं। इंडिया यहाँ पे स्टैंड आउट करता है। ओके, सो खोपड़े में बात गई, कैसे गवर्नमेंट ठीक करेगी, पक्का। So to get rid of depression, government one must invest in public work and public expenditure क्या होगा, बढ़ जाएगा। Got it? So ये तो टाइम पास था, ये सब समझ में आ गया। Write down next in your copies children titled as multiplier। होता क्या है मल्टीप्लायर, आपको क्रेडिट क्रिएशन याद होगा कि 1 लाख रुपए से आप कितना क्रेडिट बांट सकते हैं, पढ़ा होगा मनी एंड बैंकिंग में सबने। वैसे यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लायर का एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको पहले लिख के देता हूं।
तब आप समझ जाएंगे कि मल्टीप्लायर जब हम पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली हम कहना क्या चाहते हैं। राइट डाउन। अ ट्री कैन बी set up at a cost of rupees 1000 and will yield annual output of rupees 5000. Using rupees 5000, we can plant 5 more trees and each of them would produce an output of rupees 5000 each. This makes up a total of rupees 25,000. मिल गया? समझ में आ गया? अब हम इस 25,000 को अगेन यूज कर सकते हैं फॉर प्लांटिंग 25 मोर ट्रीज. हर ट्री 5,000 का आउटपुट देगा. तो अब टोटल आउटपुट कितना हो गया? चलो 1,25,000. इज दैट क्लियर? अब इस 1,25,000 के आउटपुट को हम यूज करेंगे और इससे 125 ट्रीज और प्लांट करेंगे. 5,000 का आउटपुट हर पेड़ देगा तो टोटल आउटपुट कितना हो गया? 625. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स? बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं? 1 से 5,000, फिर 5,000 से 25,000, 25,000 से 1,25,000, 1,25,000 से 6,25,000. कितने टाइम्स एक ट्री फर्दर रीजेनरेट कर रहा है? कितने ट्रीज को? 5 टाइम्स. इसी 5 को आप बोलते हैं व्हाट इज नेम्ड एज चिल्ड्रन? मल्टीप्लायर. समझ में आई बात? जैसे हमने क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ा था, ₹1,00,000 अगर इन्वेस्ट हो बैंक में तो उससे कितना लोन क्रिएट होगा? 20% का अगर CRR रखा जाए तो आंसर 5 लाख आता था फॉर्मूले से. तो हम बोलते थे 1,00,000 5 लाख का लोन क्रिएट करेगा. हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. तो लोग जितना ज्यादा खर्च करेंगे अपनी बढ़ी हुई इनकम का, MPC याद करिए, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी. गॉट इट? तो ये हमारी इस थ्योरी में आखिरी कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद हमारी पूरी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट विल कम टू एन एंड. झटपट इसको लिखने लो. सो पीपल अंडरस्टूड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है. बट यहां पे हमारा सिलेबस क्या बोलता है? चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. मल्टीपल फॉर्मुलेज हैं, अभी इनका डेरिवेशन भी सीखेंगे. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और यू कैन राइट 1/1 माइनस MPC. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर. 1 माइनस MPC भी कुछ होता था बच्चों, MPS. तो एक फॉर्मूला हो जाएगा 1/MPS. गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गया? तो इन तीनों फॉर्मुलेस को आप कॉपी कर ले. ये बड़े काम के फॉर्मूले हैं. जितना कंट्री में इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ उससे इनकम कितनी चेंज होती है. तो अब समझ में आया, यहां से एग्जैक्टली क्लियर हो गया मोदी जी क्यों देश के बाहर घूमते टहलते रहते हैं. जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाएंगे उतनी ज्यादा इनकम कंट्री में बढ़ेगी. मनी विल कम, आइडिया विल कम, ह्यूमन कैपिटल विल कम, फिजिकल कैपिटल वुड कम. लोगों को स्किल दी जाएगी, उनका जॉब लगेगा. जॉब लगेगा तो उनकी सैलरी आएगी, दे विल अर्न मनी. कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम्स बढ़ जाएंगी. बी क्विक. चल, सो सिंपल सी बात है भाई, अगर कंट्री में 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी तो 1,000 करोड़ की इनकम थी. अब लोग कहेंगे सर ऐसा कैसे? कॉमन सेंस लगाइए. आप हैं प्रोड्यूसर,
और बाकी सब दुनिया में या इंडिया में या आपके अगल बगल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 1,000 करोड़ रुपए आपने कहां पे इन्वेस्ट किया? लैंड परचेज किया तो भाई लैंड लॉर्ड को पेमेंट कर दिया। परचेज नहीं किया, रेंट पे लिया तो आपने उसको किराया दिया, उसकी इनकम हो गई। आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे वर्कर्स को हायर किया तो यू पेड देम वेजेस, यू पेड देम वेजेस। मशीन आपने खरीदी तो भाई पैसे दे दिए, आपने कैपिटल सो कॉल्ड एम्प्लॉय किया, और अगर मशीन किराए पे दी है तो आप उसका किराया देंगे और अल्टीमेटली अपने एफर्ट का प्रॉफिट रखेंगे। तो व्हाटसोएवर मनी यू हैपन टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, इट इज योर इन्वेस्टमेंट, समबडी इट इज सॉरी समवेयर इट इज गोइंग आउट। सो जहां पे भी वो पैसा फ्लो कर रहा है, इट इज दैट एरियाज सो कॉल्ड इनकम। खोपड़े में बात गई। तो अगर मैंने 2,000 रुपए फोटोस्टैट वेंडर को दिए तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, मैंने इसे मटेरियल जेरोक्स कराया, मैं आपको दूंगा, आपसे फीस लूंगा। मैंने अगर 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा है तो ये पैसा मैंने लैपटॉप वाली कंपनी को दिया, लैपटॉप वाली कंपनी ने इस पैसे से लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करवाई हुई है, तो उन्होंने अपने एफओपीज के बीच में पैसा बांटा। पीपल अंडरस्टूड दिस और नॉट? पक्का? तो यहाँ पे वो कॉमर्स वाला इन्वेस्टमेंट मत सोचिएगा कि हमने एफडी की है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी। व्हाट? डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी, पैसे का खर्चा, बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ का था तो कंट्री में इनकम 1,000 करोड़ की हो गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ बढ़ा, इनकम सर ये 5,000 करोड़ कैसे हो गई? इसी को आप मल्टीप्लायर बोलते हैं। सो 1,000 से 2,000, व्हाट इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट यू हैपन टू सी चिल्ड्रन? 1,000 करोड़। और इनकम बच्चों 1,000 से 5,000 हो गई, कितना चेंज नजर आया? 4,000 करोड़। व्हाट इज 4,000 करोड़ अपॉन 1,000 करोड़? 4 टाइम। सर अब ये कैसे होता है? इसका कैलकुलेशन आपको सिखाया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एमपीसी। बढ़ी हुई इनकम का जितना ज्यादा कंट्री में खर्च होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ गया? बट ये चीज पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रू होल्ड करती है चिल्ड्रन, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ी और आपने सब कुछ खर्च कर दिया, आई रिपीट, आपने सब कुछ खर्च कर दिया, कुछ भी नहीं सेव किया, आज तो इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आएगी, बट क्या फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? तो यूएस की ग्रोथ बहुत तेज है बट उनकी सस्टेनेबिलिटी अब उतनी ज्यादा नहीं है। डेज वर देयर, वो दुनिया को हर चीज एक्सपोर्ट किया करते थे, बट अब दूसरी कंट्रीज भी उसको बनाने लग गई, तो दूसरी कंट्रीज अब उनसे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आज अगर आपने 10 लाख रुपीज कमाए और आपने पूरा 10 लाख खर्च कर दिया, यू आर गुड फॉर द बिजनेसमैन बट यू आर नॉट गुड फॉर योर ओन सेल्फ, क्योंकि अगर आज आप पूरा खर्च कर देंगे तो कल को आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं खर्च करने के लिए। अंडरस्टूड दिस? तो प्लीज कॉपी दिस एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कैलकुलेशन, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये एमपीसी से कैसे कोरिलेट होता है। लेट्स मूव फर्दर। सो मल्टीप्लायर कैसे काम करता है बच्चों, ये हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक है। हेडिंग डालने सब लोग, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर।